हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर तो आपको पता ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। उसमें इलेक्ट्रिक करंट का हम डेफिनीशन का स्टडी कर चुके हैं, उसके एसआई यूनिट का भी स्टडी कर चुके हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है उसका भी हम स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ होता है उसका भी स्टडी कर चुके हैं, और क्यों होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका भी स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रीज़न ये है कि अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज कर दें, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, किसी बैटरी को कनेक्ट कर दें, तो इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होंगे कि वो कैसे फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो होंगे। क्लियर है ना? तो यही जो है आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप समझिएगा। अब देखिए, बात ये आती है, कुछ हमने स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के, तो देखिए इसको जरा आप नोट कर लें। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁶ एम्पियर। मिलीमीटर जो मैकेनिक्स होता है वो अपनी शॉप पे मिली मीटर को रखता है, जिसको रेंज हम 10⁻³ एम्पियर से मेजर करते हैं। माइक्रो एम्पियर का जो रेंज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मेजर होता है। ठीक है, फिलहाल तो इसे आप नोट कर लें। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको जरा चाहे तो आप नोट करके वैसे लिख ले, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन इसका तो भाई डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन कैसा होता है? देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, व्हाट इज हैविंग अ डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट का ये डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जस्ट इसके अपोजिट फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का भैया ये डायरेक्शन होता है। तो इसमें तो डायरेक्शन है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, इस पर भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का किधर डायरेक्शन है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इस डायग्राम को आप मत बनाइएगा, ठीक है, केवल मैंने समझाने के पर्पज से बना दिया है आपको, और आपको नहीं बनाना है। कहीं पता लगा आप डायग्राम से ही पूरी अपनी नोट की कॉपी को फिल कर भर ले पूरी नोट्स कॉपी। तो देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर एडिशन रूल का फॉलो नहीं करता है, केवल अर्थमेटिक रूल का फॉलो करता है। कैसे करता है देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it does not follow vector addition rule। vector addition rule, ये वेक्टर एडिशन रूल का फॉलो नहीं करता है। इट सिंपली कैन बी एडेड, it follows simple it follows scalar addition।
फॉलो स्केलर एडिशन, मतलब ये स्केलर एडिशन का फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता है। यही तो है ना। अब कैसे, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा भाई ये तो रटा हुआ है कहीं से भी, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छी बात, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल, इट फॉलोज स्केलर एडिशन। ये स्केलर एडिशन का ही फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता है। लेकिन इसमें तो डायरेक्शन है और कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। मान लीजिए इस वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है इसका 2 एम्पियर का, और डायरेक्शन भी है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। और कैसे, उसको जरा समझ ले। मान लीजिए एक कोई इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है इस वायर में 7 एम्पियर का। कितने एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है? 7 एम्पियर का। और यहाँ से हमने क्या किया, एक वायर इधर निकाल दिया और इसमें करंट चला गया 2 एम्पियर, और इसमें करंट कितना चला गया? 5 एम्पियर। बहुत अच्छी बात है, इधर 2 एम्पियर गया, इधर 5 एम्पियर गया। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो वेक्टर, और मान लीजिए इनके बीच एंगल कितना? 30 डिग्री। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये कोई कंडीशन नहीं है, 7 एम्पियर करंट इस वायर में आ रहा है। इस जंक्शन से, जहाँ पर 3 वायर्स मिलते हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं, तो इस वायर में जा रहा है 2 एम्पियर करंट, इन दिस वायर इज गोइंग 5 एम्पियर करंट, टोटल करंट इज 7 एम्पियर। ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम वेक्टर एडिशन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब इसका हम वेक्टर एडिशन करते हैं, वेक्टर एडिशन जब हम इसका करते हैं तो जनरली जो हमारा रिजल्टेंट होगा, जो हमारा रिजल्टेंट टोटल करंट होगा, उसका फार्मूला क्या होता है? करंट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एम्पियर लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, प्लस यही तो होता भैया फार्मूला वेक्टर एडिशन का। 2a मीन्स 2 एम्पियर इंटू v मीन्स 5 एम्पियर, तो देखा जाए इसको, तो देखिए क्या हो जाता है, टू 2s 4, 5 5s 25, 2 2 4 5 20। तो देखते ही देखिए भैया करंट, हाँ, इंटू कॉस थीटा, थीटा मीन्स 30 डिग्री। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, इस पर कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 20 इंटू कॉस 30 का वैल्यू सभी जानते हैं कितना होता है, √3/2। जो cos 30 का वैल्यू होता है ये कितना होता है, √3/2। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 10, कितना आया, ये 10 आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा यहाँ पर इरेज कर लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, नाउ this will be R equal to
R इक्वल टू 25 एंड 4 29 10 रूट थ्री का वैल्यू 1.7, इतना ही वैल्यू डाल देते हैं, वैसे 3 भी होता कोई दिक्कत नहीं है। तो R इक्वल टू 29 प्लस 17.3, दिस विल बी, इसको ऐड कर लीजिए कितना होता है देखिए, 9 and 6 16, 2 और 1 9 and 7 16, 3 and 1 46.3। अगर हम इसका देखिए रूट निकालते हैं तो दिस डज नॉट इक्वल टू 7, ये 7 के इक्वल नहीं आएगा। आप सभी निकाल देखिएगा। अब इतना तो टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर इस वैल्यू को आपको निकाल के दिखाऊँ। 7 7 एज 49 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.9 के आसपास आएगा। 7 7 नहीं, 6.9 भी नहीं आएगा, 6.7 ऐसे कुछ आएगा, मतलब 7 के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन करंट हमें किसके बराबर की ज़रूरत है? 7 के बराबर। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। इसको ऐड किया 46.3, तो दिस वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 7 एम्पियर। लेकिन वैल्यू हमें कितना चाहिए? 7 एम्पियर के बराबर चाहिए, लेकिन 7 एम्पियर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता है, और सिंपली जो क्वांटिटीज वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करते हैं वो आपके वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं, वो क्वांटिटीज कहलाते हैं स्केलर। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हमने जनरल माना कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन अब ये वेक्टर को तो फॉलो ही कर नहीं रहा है, जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कोई इंडिया में रहता है और इंडियन गवर्नमेंट के रूल को फॉलो ना करे, अपने रूल बनाए, तो वो क्या इंडियन हो सकता है? नहीं हो सकता इंडियन। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि अब ये वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वी कैन से, और सिंपली अब देखिए यहाँ पर स्केलर एडिशन जब हम करते हैं, तो स्केलर एडिशन जब हम करेंगे, तो स्केलर एडिशन देखिए, सिंपली एडिशन जो हम करते हैं आज तक जो मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इट इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट, हैंस इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। और कभी कभार इसको हम टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जो समटाइम्स बिहेव लाइक एज ए वेक्टर, समटाइम्स बिहेव लाइक एज ए स्केलर। तो एक डायरेक्शन है, वेक्टर तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो स्केलर है। तो इसको अगर टेंसर क्वांटिटी कहेंगे तब भी कोई दोष नहीं है, वहाँ पर कोई गलत नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो आपको स्केलर क्वांटिटी ही करना है। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है ओम्स लॉ, जो आपने क्लास 10th में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाइड हम करके पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड करके पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज से आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। मोस्टली बच्चे वीडियो नहीं देखते, नोट्स आए जैसे ही ग्रुप में वैसे ही नोट कर लिया, बस हमारा काम कंप्लीट। आपको वीडियो प्रॉपर देखनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो आधे घंटे का वीडियो हो, 30 मिनट्स का वीडियो हो, चाहे 40 मिनट्स का हो, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, इट इज़ कंपल्सरी। तो नाउ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ
तो ओम्स साहब ने ये कहा था कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो और दूसरे फिजिकल कंडीशंस भी चेंज ना हो उसकी, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, तो इसको हम लिखते हैं इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल conditions remains constant या not change, remains constant, then electric current is directly proportional if temperature and other physical conditions remains constant, then electric current is directly proportional to the electric potential difference across ends of the conductor। Clear? If temperature and other physical conditions remains constant, ठीक है, चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती हैं, then इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर करंट मैंने नहीं लिखा है और लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the electric potential difference across the ends of conductor. This is the statement of Ohm's law. So electric current is directly proportional electric potential difference. Clear? Across the ends of conductor जानते हैं, सपोज दैट ये कंडक्टर और हमने कोई बैटरी लगा दी, यहाँ पर एक भी कंडक्टर है और हमने बैटरी यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दी, इससे एक बल्ब लगा लिया, तो दिस इज द अक्रॉस ए एंड्स कहलाएंगे कंडक्टर के। तो देखिए कौन किस पे डिपेंड करता है भाई, बी के कनेक्ट करने से जब तक हम बैटरी नहीं लगाएंगे या इलेक्ट्रिक जनरेटर से कोई सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमारा करंट पैदा नहीं होगा। तो V क्या है, एक इफेक्ट है, और I क्या है, नहीं, I एक इफेक्ट है, V क्या है, कॉज है। B एक कारण है किसको पैदा करने का, I को पैदा करने का, तो B पर I डिपेंड करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं ओम्स कांस्टेंट, या इस कांस्टेंट का एक नया नाम देते हैं जिसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है ना बच्चों, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आई, तो वी और आई के बीच हम ग्राफ बनाएंगे।
ग्राफ बिटवीन B means electric potential difference and I means क्या हो जाएगा बताओ जरा, इलेक्ट्रिक करंट, ग्राफ बिटवीन B एंड I। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें ये बताता है इफ V इज इंक्रीज्ड देन I इज आल्सो इंक्रीज्ड। मतलब B को एक एक्सिस पे हम क्या करते हैं, इस वाले एक्सिस पे, इस एक्सिस पे हमने किसको ले लिया, करंट को, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। और इस वाले एक्सिस पे किसको ले लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ये करंट एक्स एक्सिस पे, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द करंट एट एक्स एक्सिस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे देखिए, तो ये ग्राफ जो होगा भाई ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है ना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का ग्राफ कैसा बनता है, अगर एक वैल्यू दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर का, तो ग्राफ जो जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम रख दिया जाएगा आर। ठीक है। तो इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं हट गया हूँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आप नोट कीजिए। नोट्स आज से मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आप लोग को नोट्स देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका वही तरीका है कि वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं। ठीक है। फिर ये कहोगे फिजिक्स समझ नहीं आती है। तो नोट्स आज से देना आप लोगों के लिए बंद कर रहा हूँ, ऐसे नोट्स देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम यहाँ से आर का वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें, आर का वैल्यू निकालें, तो देखिए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं, वेयर कैपिटल आर इज ए कांस्टेंट called resistance of the कंडक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस फार्मूला से आर का वैल्यू। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन आई। आर इक्वल टू बी अपॉन आई। अब आर को हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो डेफिनीशन ऑफ आर, डेफिनीशन ऑफ कैपिटल आर, तो सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, अपनी साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल तो बहुत अच्छा एग्जांपल भी, वाई साइकिल के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एयर का फ्लो क्या है, नहीं वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, ठीक, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एयर का फ्लो क्या है बच्चों, एयर का फ्लो जो है वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब एयर का फ्लो क्या है, जस्ट अपोजिट है हमारे जाने के डायरेक्शन में। तो हमारा जब हम बाईसाइकिल से जा रहे हैं तो एयर का फ्लो हमारी क्या कर देगा, स्पीड कम कर देगा। फिर से एक बार अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक बाइक दे दी जाए और कहा जाए 80 किलोमीटर पर सेकंड से आपको बाइक एक पतले रोड पे चलानी है या एक ऊबड़ खाबड़ रोड पे चलानी है, रोड अच्छा नहीं उस पर चलानी है, कैन बी पॉसिबल नहीं। अगर एक अच्छा रोड दे दिया जाए तो उस पर आप 80 नहीं 120 भगा दोगे। क्यों? क्योंकि जो स्पीड जो थी उसमें खराब रोड क्या था, एक रोड का खराब होना उस बाइक की स्पीड का क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। तो अगर कोई चीज़, कोई फैक्टर, कोई कारक किसी चीज़ का अपोज करता है तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे आप अपने घर पे मूवी देख रहे हैं और आपके पेरेंट्स कहने लगे मूवी को बंद करो,
तो योर पेरेंट्स इज रेजिस्टेंस, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं मूवी देखने में आपके पेरेंट्स क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ये एग्जाम्पल हैं। ओके, तो एग्जाम्पल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो सिमिलरली ऐसा ही किसी कंडक्टर में होता है कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का जो फैक्टर होता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो रेजिस्टेंस कुछ हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू which is the property of conductor due to which is opposed, the property of conductor due to which is opposed to flow of electric current, to flow of electric current through the conductor, to flow of electric current through the ठीक है, the property of conductor due to which is opposed to flow of electric current through the conductor। अब देखिए किसी कंडक्टर में जो फ्लो होने का कॉज होता है, वो फ्लो होने का कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होता है किसी कंडक्टर फ्लो होने का कॉज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी चीज से कंडक्टर में टकराते होंगे और वो इसकी स्पीड को क्या करते होंगे, कम करते होंगे। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट की भी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसका कॉज भी लिख लेते हैं, कॉज। तो देखिए कॉज होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स collide, the flow of electrons collide with positive ions and atoms। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड एटम्स, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन मूव करते हैं, तो वो किससे टकराते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस एंड एटम्स। जो एटम्स होते हैं कंडक्टर में, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस एंड एटम्स इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं पॉजिटिव आयन से और एटम से किसी कंडक्टर के अंदर। तो सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर, थोड़ा समझा देते हैं। और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज ए कंडक्टर, इस तरह बना लेते, सिलेंड्रिकली तो होता है कंडक्टर, ये कंडक्टर है। तो इसमें देखिए ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही इससे लगाया, इस डायग्राम को अपनी उसके लिए बना लेना याददाश्त के लिए। अब ये कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ये पॉजिटिव आयन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन। जब कोलाइड करेगा तो जाहिर सी बात इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब ये दौड़ रहा है और इससे टकरा गया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और टकराने से वापस नहीं लौटेगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव आयन कहाँ से बना, पॉजिटिव आयन देखिए हमारा वहीं से प्रोड्यूस हुआ है किसी एटम में जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है। मान लीजिए कोई एटम है, ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है
और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा किसी एनर्जी की वजह से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस और एटम्स, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एटम्स। ठीक है, तो यही कॉज होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस एंड एटम्स इनसाइड द कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट की भी स्पीड कम हो जाएगी। तो देखिए इसका SI यूनिट क्या होता है, थोड़े SI यूनिट पे हम चर्चा कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ resistance, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वी हैव द फार्मूला R इक्वल टू V अपॉन I। ओके, R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। B का क्या होता है, वोल्टेज का, वोल्ट ही होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, तो दिस विल बी वोल्ट पर एम्पियर। इसे कहते हैं वोल्ट पर एम्पियर। अब इसको बार बार वोल्ट पर एम्पियर लिखना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, सुटेबल नहीं रहेगा, बार बार तो क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए एक साइंटिस्ट थे हमारे ओम्स, जिन्होंने अपना लॉ दिया था इलेक्ट्रिसिटी में, तो उनको ऑनर देने के लिए इसका जो SI यूनिट बना दिया गया ओम, और इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल का नाम, एक नेम एक तरफ आप लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा कहते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू। ये वीडियो आप देखें और स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करें, क्योंकि आपको नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा किसी कीमत पे। समझ में आया? अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दें तो मैं नोट्स आपको देने लगूंगा। क्लियर? तो यहीं से आप देखें वीडियो, नोट करें, और जो भी आपकी क्यूरी हो उसे पूछे जरूर। समझ में आया? जो भी आपकी क्यूरी हो इसे जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू।